जोहार साथियों, आज मैं आप सबके लिए जेपीएससी का एक प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं जो कि 2024 में जेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था। वही पेपर आज मैं आपके सामने कराने वाला हूं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। आज हम जेपीएससी 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर 1 करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा और आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा जो ऊन है वो भेड़ से, बकरी से, खरगोश से या लोमड़ी से किससे प्राप्त हम करते हैं? तो खरगोश से जो कि अंगोरा ऊन हम प्राप्त करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, कारण 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बार सभी दोस्त मिलके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो हमारा जो रैम है RAM, वो एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। ये चीज़ गलत कहा गया है। ओके, ये इसका सही आंसर नहीं रहेगा। जबकि ऑप्शन ए जो है, रैम एक अस्थायी भंडारण यानी स्टोरेज वाला मेमोरी होता है। रैम एक वाष्पशील मेमोरी होता है, ये भी सही है। और रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है। तो ये जो 3 चीज़ कही गई है, ए, सी और डी, ये सही है। जबकि ऑप्शन जो बी है ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी की शिकायत को व्यक्त करने के लिए किस वेबसाइट का हम यूज़ करते हैं? तो किसी की अगर शिकायत को हमें व्यक्त करना है कि वो फलाना आदमी कोई शिकायत कर रहा है, तो इसके लिए साइबर वेंटिंग नाम का एक जो एप्लीकेशन है ये यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यानी CPU का कौन सा अंग गणना करने और परिणाम देने के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे पास एक ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम का अंग होता है CPU का, जो कि गणना करने और परिणाम देने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारे पास है, चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता ही होगा, फिलीपींस में ये स्थित है। अगला प्रश्न, गन्ना क्या है? तो गन्ना जो है ना, एक उदासीन दीप्तकालीन पौधा है। तो प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं, कितना इजी प्रश्न आता है, आप आराम से कर पाएंगे। 8 नंबर प्रश्न है, मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमारा जो मक्का होता है उसके भ्रूण में टोटल गुणसूत्रों की बात करें तो 30 हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक योग्य खाने वाले जो गेहूं होते हैं उसमें निम्न में से कौन सा जीनोम की स्थिति हमें देखने को मिलता है? तो उसमें सी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सी अगर नहीं है तो ए, बी, डी। ओके, तो ऑप्शन डी इसका जो कि सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है? जो क्षारीय भूमि होता है उसको हम कैसे सुधारेंगे? तो जिप्सम है इसके प्रयोग से, जिप्सम के प्रयोग से। अगला प्रश्न, निम्न में से लोटा पहाड़ की मुख्य विशेषता या मुख्य पहचान क्या है? तो जो हमारा लोटा पहाड़ है ये मुख्य रूप से एक आदिम कालीन, पाषाणकालीन जो होता था ना, जहाँ पत्थरों से कुछ बनाया जाता था, उस प्रकार का वो केंद्र हुआ करता था लोटा पहाड़। तो ऑप्शन बी इसका जो कि सही आंसर रहेगा। अगला है, जहांगीरनामा में छोटानागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीरनामा एक बुक है जिसमें हमें छोटानागपुर राज्य के एक हाथी के बारे में उल्लेख मिलता है। उसको हम कहते हैं श्यामचंद्र हाथी। क्या? श्यामचंद्र हाथी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में है? तो रोहिणी जो है ये आज आपको देवघर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, संथाल जनजातियों के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो बारांग बुरु, हम जानते हैं बारांग बुरु जो है वो संथालों के सबसे प्रमुख देवता है। अगला, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम जो 1885 में
एक शहर में स्थापित किया गया था, वो कौन सा शहर था? तो राजकुमारी कुष्ठ आश्रम रांची में जो कि स्थापित किया गया था। अगला है हिलखड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? तो हिलखड़िया जो समाज है उसमें पंचायत से बड़ी एक कोई संस्था है, जैसे हमारा जिला से बड़ा क्या है? राज्य है। जिला से बड़ा हमारा राज्य है। तो उसी प्रकार हिलखड़िया समाज में पंचायत से बड़ा एक संस्था है, उसको हम चीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीरा। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गांव के प्रधान माने जाते हैं? यानी गांव के प्रधान के बारे में यहाँ आपसे बात की गई है। तो एक गांव का प्रधान इसमें से कौन सा है? तो जेठ रैयत। क्या? जेठ रैयत एक गांव के प्रधान माने जाते हैं। अगला है थेंदरी एवं बिददिरी संस्कार किससे जुड़ा हुआ? तो थेंदरी और बिदरी जो संस्कार है यह आपको देखने को मिलेगा किस मतलब कार्यक्रमों में। ओके, किस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा? तो मुंडाओं के जो अंतश्रेष्ठ संस्कार होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? तो हमारा जो गिरिडीह जिला है झारखंड का, इसमें रेल किस वर्ष आया था? 1871 में। कब? 1871 में हमारे गिरिडीह जिले में रेल आया था। अगला है प्रसिद्ध जो पारसनाथ पहाड़ी है हमारा, वो निम्नलिखित में से चारों में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा नज़दीक है? ओके, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा नज़दीक है वो हमारा मधुबन है। क्या है? मधुबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित के लिए हमें पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम कब मनाते हैं पता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और वातावरण दिवस 5 जून को। बट ये जो हेम्योपैथी दिवस है ये 12 मार्च को नहीं, हम 10 मार्च को मनाते हैं। कब? 10 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में किस राज्य में सीखो एंड कमाओ कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो ये करंट का जो कि प्रश्न है इसको स्किप कर सकते हैं। तो करंट से योजनाओं से जो कि प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो एक बार हमें देखना होगा योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो इधर आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी 2022 का जो कि करंट है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार नोबेल पुरस्कार जो कि हमें पढ़ना होगा ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर आए तो उसको फिर हम करेक्ट कर सकें। ये भी करंट का आंसर है, प्रश्न है, तो हम इसको नहीं करेंगे। 2023 में पूछा गया है बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। अगेन हमें एक करंट अफेयर का प्रश्न देखने को मिला है, इसको भी जो कि हम नहीं करेंगे। अगला एक पुस्तक से आया है, ये पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो पुस्तक का नाम है द कोलिशन ईयर्स, इसके लेखक है हमारे प्रणब मुखर्जी। ओके, एक प्रश्न नाटो से आया हुआ है। तो नाटो मतलब आप लोग जानते हैं नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस संगठन में टोटल जो सदस्यों की संख्या है वो 40 और 2 42 है, नहीं 32 है। कितना है? नाटो में 32 है। तो ए तो कट गया हमारा, तो ए तो कट गया, ये कट गया, ऑप्शन 2 बचा है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है, यस, तो ऑप्शन बी जो कि इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। अगला है G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसको भी जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट का है। देखिए 2022 में जो कि ये पूछा गया है। नेक्स्ट है यूसीसी से आया है, और यूसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? तो आर्टिकल 44, 40 और 4 44। फिर से हमें करंट का प्रश्न देखने को मिलेगा, स्किप करेंगे अब इसको। और इधर भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता और किस क्षेत्र में मिला है ये। ओके, तो हम कहें तो आप एक बार पद्मश्री और जितना भी पुरस्कार हमारे नागरिकों को मिला हुआ है उसको एक बार चेक कर लेना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे के जो प्लेटफॉर्म है इसका उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक के कर्नाटक के हुबली में
विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक के हुबली में। पहले ये यूपी का रहा करता था, लेकिन अब ये कर्नाटक हो गया है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से भारत के गणतंत्र दिवस 2023 मुख्य अतिथि के बारे में पूछ रहा है। हम नहीं करेंगे। 2023 में मुख्य अतिथि कौन आया था, तो आपको 2026 के मुख्य अतिथि के बारे में याद करना है, तो एक बार देख लीजिएगा। ये प्रश्न देख लीजिए, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया था, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑपरेशन कावेरी था उस समय। तो ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये उस समय करंट में था। अगला है, भारतीय संसद ने नए जो संसद भवन है इसके निर्माण में किस व्यक्ति को मतलब श्रेय देता है कि इसका वास्तुकार जो है इस प्रकार बनाया गया है, ये व्यक्ति कौन है, तो बिमल पटेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने नए भारत का जो संसद भवन है, हमारे भारत का जो संसद भवन है उसको बनवाया था बिमल पटेल ने। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के लिए एक गठबंधन हुआ है CDRI के बीच, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जो CDRI है ये भारत का सदस्य, भारत इसका सदस्य यस, और यह एक UN एजेंसी है कि नहीं, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ये भी करंट का ऑप्शन है भाई। ओके, जो भी चीज़ स्टैटिक पूछता है ना, स्टैटिक जो भी पूछता है वो करंट बेस होता है कि करंट में कहीं ना कहीं उसका लिंक जरूर था, तभी वो स्टैटिक बना के उसको पूछा है, अन्यथा उसका पूछने का कोई इरादा नहीं था। अगला प्रश्न हमारे पास, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, तो हम कैसे बोलेंगे कि कृषि सूखा हुआ है। ओके, तो इसका सही आंसर रहेगा निम्न मृदा आर्द्रता अगर है तो हम कहेंगे कृषि सूखा हुआ है, निम्न मृदा आर्द्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र स्थित है, तो ये आपको बताना है। ये जो कि स्टैटिक है लेकिन याद रहना चाहिए आप लोग को, हैदराबाद में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, याया तोसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये लद्दाख में स्थित है यस। यहाँ जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, बताइए सही है कि नहीं ये, तो यस ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यह सतलज नदी के द्वारा संचित होता है, ये गलत है। ओके, तो जो कि 4 इसका सही आंसर नहीं रहेगा, तो हम डी को काट देंगे और सी से काम चलाएंगे। अगला प्रश्न है, लकड़ावाला जो समिति था 1993 में आया था, इसके संबंध में आपको बताना है। तो हमारा जो लकड़ावाला समिति था जो 1993 में आया था, यह है गरीबी आकलन के लिए बनाया गया था। किस लिए? गरीबी आकलन के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है, तो उसमें आपको उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये जो कि इसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन सी जो कि इसका सही रहेगा। ओके, 41 का ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास, WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं करता है, तो अनुदान बॉक्स के रूप में कौन सा विचार नहीं करता है। ओके, तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है, तो इसको मैं स्किप करूँगा क्योंकि ये या तो सी होगा या फिर डी होगा, तो थोड़ा सा इसमें होता ही है कभी ना कभी, JPSC हो गया, UPSC हो गया, तो इस प्रकार के एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न में थोड़ा सा शंका बना हुआ रहता है कि कौन सा इसका सही होगा, आई डोंट नो, लेकिन करके जाना है। देखिए अगला है, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा जो जलोढ़ मृदा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, यस, क्योंकि इधर हमारा क्या है, इधर राजस्थान है और इधर जैसे हम जाएंगे तो रेत की मात्रा घटती जाती है। ये बांगर एवं खादर के रूप में होता है, तो पुराने वाले को क्या कहते हैं, पुराने वाले को बांगर कहते हैं और नए वाले को गादर कहते हैं। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग में है, यस, हमारा जो जलोढ़ मृदा है ये पूरे भारत का 40% भाग का एक मिट्टी है। इस मिट्टी में पोषक की मात्रा अधिक होती है, पोषक जो पोटास है, पोटास ये अधिक आपको देखने को मिलेगा, और जो फास्फोरस होता है इसकी कमी आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, चारों कथन इसका जो कि सही है।
एक योजना से आया है, पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, यानी पीएम कुसुम योजना का संबंध किस चीज़ से है। ओके, तो हमारा जो पीएम कुसुम योजना है यह कृषि सौर्य पंप व्यवस्था से है, यानी कृषि में हम सोलर पंप का यूज़ करेंगे, इससे संबंधित है। अगला है श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो श्रम शक्ति सहभागिता दर को हम अगर परिभाषित करें तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। ओके, अगला है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सामाजिक सुरक्षा जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये हमें पूछ रहा है। तो जारी करने वाला जो संस्था है वो है ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका जो कि सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन से कथन खराइट ऊँट के संबंध में सही है। तो खराइट ऊँट जो है इसके संबंध में हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। इसमें केवल कथन 2, इसका स्थानीय नाम खारा है जिसका अर्थ होता है नमकीन, और 3 में कहा गया है अपनी चारागाह भूमि तक पहुंचने के लिए वे समुद्र में लंबी दूरी तय करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी रहेगा, कथन 2 और 3 जो कि इसका सही है। अगला प्रश्न हमारे पास, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो गिनी गुणांक है ये समाज में जो आय असमानता है इसको मापता है, साथ ही यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, 1 और 3। ओके, 1 और 3 गिनी गुणांक से संबंधित है। अगला है डिब्रू सिखोवा जैव उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो डिब्रू सिखोवा असम में स्थित है, ये आप लोग को पता होगा। अगला है अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है। तो अर्थ ओवरशूट जो दिवस है ये पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। चलिए 50 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार ज़रूर लाइक करके हमारे चैनल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर जो हल होता है जिससे हम लोग खेत जोतते हैं, तो हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली हुई है। तो जो हल की एक हमें खिलौना मिला हुआ है वो स्थल आपसे पूछ रहा है, तो बनावली से मिला है। तो हम हल का खिलौना बनाएंगे ना, बनावली माने बनाएंगे, हल का खिलौना बनाएंगे। अगला है नवपाषाणिक पुरास्थल जो बुरुडी है झारखंड के किस जिले में है। तो बुरुडी जो पूरा नवपाषाणिक पुरास्थल है, यानी बहुत ही पुराना स्थल है नवपाषाणिक, वो जो बुरुडी नाम है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर तीनों में से कोई नहीं है, तो हम ऑप्शन डी इसका जो कि सही आंसर लगाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक संरचना अवरोही क्रम में है। तो प्रशासनिक संरचना को हमें अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में दिखाना है। तो इसका सही आंसर रहेगा, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, स्थानीय द्रोणमुख संग्रहण कर वाटिका। ओके, तो ऑप्शन डी जो कि इसका सही रहेगा। अगला है, प्रभाविता गुप्त शासिका थी। प्रभाविता गुप्त शासिका कौन थी। तो प्रभाविता गुप्त शासिका जो थी वह थी वाकाटक वंश की प्रभाविता गुप्त शासक, वाकाटिका वंश की, वाकाटक वंश की। अगला है, संगम ग्रंथ जो है हमारा तोल्काप्पियम जो कार्य है यह किससे संबंधित है। ओके, तो ये आपको बताना है। तो यह व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण कार्य के लिए यूज़ होता था। अगला है, मुगल जो मनसबदारी व्यवस्था है, मुगल का मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था। तो मुगलों में एक मनसबदारी व्यवस्था चलता था, तो इसको अच्छा से चलाने के लिए कौन जिम्मेवार था, कौन उत्तरदायी था। तो इसको चलाने के लिए मीर बख्शी जो कि उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था। मुगल काल में जो राजा अभी है उससे पहले जो सिक्का ढलाया गया था तो उसको क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था चालनी। क्या ऑप्शन बी, चालनी।
अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। इमारत और इमारत को बनाने वाला कौन था, यानी निर्माणकर्ता। तो ताजमहल किसने बनाया था। ओके, तो इस प्रकार जितना भी चीज़ है आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें आपका सही रहेगा ऑप्शन डी, लाल दरवाज़ा जो है, लाल दरवाज़ा जो मस्जिद है, ये बीबी राज ने नहीं बनाया था। तो ऑप्शन इसका डी जो कि सही रहेगा, ये नहीं बनाया था। बाद के ए, बी और जो सी है, इसको बनाने वाले व्यक्तियों के नाम जो कि सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। तो जहांगीर के समय चित्रकार हुआ करता था, तो इसमें से 3 गो जो कि चित्रकार है और एक किसका चित्रकार नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा चित्रकार नहीं है। तो ख्वाजा अबसुद समद जो है, ये उस समय का चित्रकार नहीं है। ओके, बाद के जो ये ए, बी और डी है, ये उस समय के चित्रकार है। अगला प्रश्न है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो मौलिक अधिकार जो है, अभी जो हमारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है संविधान में, ये 1931 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में ये बात की गई थी कि लोगों को मौलिक अधिकार देना चाहिए, उसको एक ऐसा अधिकार देना चाहिए जिसको हनन नहीं कर सकते हम। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, ये कौन कहा है। इसको कहने वाला है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने कहा है कि रैयतवाड़ी जो शासन व्यवस्था, ये भारत में हमेशा से ही प्रचलित है। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न है निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। इंडियन मिरर किसका है, जल्दी बताइए। इंडियन मिरर किसका है, इंडियन मिरर किसका है, जल्दी बताइए। इंडियन मिरर हमारा मोदिया का नहीं है, सॉरी गांधी का नहीं है। तो ऑप्शन बी जो किसका सही रहेगा। ओके, इंडियन मिरर महात्मा गांधी द्वारा संबंधित नहीं है। हरिजन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, ये 3 जो है ये गांधी जी से संबंधित है। और ऑप्शन बी जो कि संबंधित नहीं है, इंडियन मिरर। और कमेंट करके आपको बताना है इंडियन मिरर किसके है। अगला प्रश्न हमारे पास कि अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच में हुआ था। तो अमृतसर की जो संधि हुआ था, ये लॉर्ड मिंटो के बीच और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। कौन सा संधि, अमृतसर की संधि रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखा गया है, बट यहाँ एक ऐसा पुस्तक है जो उसने नहीं लिखा हुआ है, तो उस पुस्तक को हमें बताना है। ओके, तो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है, ये अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है, ये उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका जो कि सही रहेगा। ओके, तो देखिए इसका जो आपका सही आंसर रहेगा, एक सेकेंड, हाँ अब सही है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो बोल रहा है कि ऑप्शन बी में कि 1 सत्य है, 2 असत्य है, 3 सत्य है। मतलब इसमें जो दूसरा नंबर है ये असत्य है, बाद के जो 1, 3 और 4 है ये सत्य है। ओके, एक सेकंड। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, ये तो हमारे पास एकदम सही है, कथन सही है कि नहीं, एकदम सही है। कथन सत्य है, तो कथन तो सत्य है ना। अच्छा, कथन है तो एक तो सत्य है। ओके, गुड। तो इसमें जो हमारा कथन 4 दिया गया है, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा, ये तो हमने नहीं कर्क रेखा के बारे में पढ़ा हूँ। तो 4 नंबर जो कि कथन इसका सही कर्क, अरे यार एक सेकंड मेरे को पढ़ने दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक बोल रहा है कि कर्क रेखा 2 हिस्सों में बांटती है, और इसमें कह रहा है क्या कि भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हाँ सही बोल रहा है ये। तो थोड़ा सा ऐसा प्रश्न हमारे पास आ जाता है जिसको फिर हमें
थोड़ा सा टाइम लगा के सोचना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ साझा करने वाला नागालैंड तो होगा नहीं, त्रिपुरा होगा कि एक बार देख लेते हैं। त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा भी नहीं होगा। हाँ, तो मिज़ोरम होगा। मिज़ोरम जो है ये हमारे बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से फिर सीमा शेयर करता है मिज़ोरम। अगला है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो हमारे जो पश्चिमी घाट है उसको कुछ स्थानीय नाम से हम जानते हैं, वो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण उसका क्या क्रम है। ओके, तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो अरब सागर में यानी इधर नहीं गिरती है, इधर गिरती है। हमारा भारत का जो मैप है, हमारा जो भारत का मैप है, तो हमारे भारत के मैप में इधर गिरने वाली नदी को हम कहते हैं अरब सागर में गिरने वाली, इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरती है तो वो जरूर है कि वो बंगाल की खाड़ी में गिरी। तो बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली एक जो नदी है वो आपको बताना है क्या रहेगा। तो कृष्णा नदी है इसका सही आंसर। अगला है अम्ल वर्षा भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ मध्य प्रदेश दिया हुआ है तो ये तो होगा नहीं। तो हाँ, केरल और कर्नाटका जो है यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो निम्नलिखित में से जो कथन सत्य है दोस्तों वो ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार। भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, बाजरा रोपा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ क्या, यह एक कठोर फसल है जो बार बार शुष्क, ये तो गलत है, एक सेकंड, ये गलत है। और बनारी फसल होने के साथ राजस्थान में उत्पादकता कम होती है, ये भी गलत है। ये क्या है, राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी। हाँ, बाजरा जो है दोस्तों ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके लिए पानी की उतना आवश्यकता होती नहीं है और राजस्थान में उसे पानी है नहीं, तो फिर हमारा राजस्थान इसके लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? यानी शुष्क कृषि यानी सूखा कृषि उस क्षेत्र में होती है जहां वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होती है। तो जहां 75 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहीं पर हमें शुष्क वर्षा देखने को मिलता है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आखिरी प्रवासी स्थान के अनुसार निम्न क्रम में आपको बताना, निम्न क्रम में है। तो ऐसा प्रश्न 2011 की जनगणना से हर बार जो कि पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जनगणना हुआ नहीं है, तो हमें ध्यान देना होगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर हमें प्रश्नों को हल करना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, गांव से गांव, गांव से शहर और शहर से गांव और शहर से शहर, ये इसका जो कि सही क्रम है। अगला है जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का अवरोही क्रम है? तो सबसे अवरोही क्रम आपको यहाँ पे बताना है शहरी के संकुलन में। ओके, जनसंख्या शहरी संकुलन में। तो आप इसके बारे में आराम से निकाल पाएंगे कि हमारा जो अहमदाबाद है, हैदराबाद है, बेंगलुरु और चेन्नई है, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? यानी मोटिवेशन होकर चुनाव जो आयोग है ये भारत में लाया गया है। तो हमारा जो चुनाव आयोग भारत में अभी देखने को मिलता है ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित होकर लाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारा राज्यसभा है संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो इसका अनुच्छेद कौन सा है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 249 है ये बताता है कि राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है। यानी राज्य सरकार अगर किसी विषय पर कानून नहीं बना पा रही है तो संसद उस विषय में फिर
कानून बना सकती है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे कि यह चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व DPSP है, ये आप न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ दीजिए, क्योंकि ये संविधान में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में जाके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल मौलिक अधिकार को ही आप न्यायालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल किस में कहा गया है? जो आर्टिकल हमारा 37 है, उसमें यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद जो 16 है, उसमें 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है वो आपको बताना है। ओके, तो 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में हुआ था, उसमें SC ST के लिए पदोन्नति का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राया के बारे में सही है? तो हमारा जो ट्राया है, ये 1997 में स्थापित हुआ था। यह एक वैधानिक यानी कानून के द्वारा बनाया गया संस्था है, और इसकी स्थापना दर जो है निर्धारित और संशोधित सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की जाती है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, मुंबई में नहीं। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में, एक सेकेंड, तो मैंने आपको बताया, तो ये जो 4 रहेगा नहीं, तो 4 नहीं है, तो ऑफकोर्स इसका ऑप्शन B रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो पंचायती राज संस्था के कामकाज को चेक करने के लिए हमारे भारत में कुछ समिति जो कि नियुक्त की गई थी, वह समिति है LM सिंघवी समिति हो गया, राव समिति हो गया, मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। ये चारों ही समिति जो कि पंचायत राज संस्था से संबंधित है, और पंचायतों को अच्छे से देखने के लिए, एक बार जांच करने के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए बनाया गया था। तो उपयुक्त में से सभी जो किसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा दिन है जब हम भारत में सुशासन, अरे अक्टूबर महीना का 2 अक्टूबर जो है ना, मोदी जी का जन्मदिन, अरे गांधी जी का जन्मदिन, मोदी जाता है, तो गांधी जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में सही नहीं है? तो आपको बताना है कैग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन जो कथन 1 है वही तो एकदम गलत दे दिया है, लेकिन यहाँ सत्य उत्तर का चयन करें। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सही लिखा हुआ है, क्या होगा यार? इसीलिए तो बोलते हैं जेपीएससी होता है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगला है, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, यह राज्य की सुरक्षा में, मानहानि में और जो राजविद्रोह है, इस परिस्थिति में इसको सही ठहराया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था में इसको हम सही नहीं ठहराएंगे। अगर सार्वजनिक कार्य हो और कोई आदमी यदि वहाँ पे ग्रुप अपना बनाया है, तो ये फिर हम मानहानि या फिर भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध हम इसको नहीं डाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है पेशा एक्ट से। ओके, तो किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम एक आया था, यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, यानी जो पेशा अधिनियम है जो 1990 और 96 में आया था, इसके लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो हमारे पास एक समिति है, उसको हम कहते हैं भूरिया समिति। भूरिया समिति ने ये पेशा एक्ट के बारे में बताया था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब से, उन लोगों तक ये जो एक्ट है वो पहुंचाना चाहिए। जितना भी पंचायत है वो इन लोगों को फिर संरक्षित करने के लिए कार्य करना चाहिए।
अगला है द्वितीयक पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो हमारा जो द्वितीयक पंचवर्षीय योजना जो आया था वो आपको देखने को मिलेगा किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा कार्य किया। तो औद्योगिक क्षेत्र में, क्या औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य किया। अगला है शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है। तो शहरी क्षेत्र में गरीबी को अगर हम आकलन करेंगे, गरीबी को चेक करेंगे तो किस सूचकांक, किस फैक्टर का यूज़ करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जांचेंगे और फिर हम वहाँ के गरीबी को फिर चेक करेंगे। अगला प्रश्न है भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता, यानी वो सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा खाता भी है। उपभोक्ता का मतलब वही है। और आयात भी करता है। आयात मतलब लाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फसल है हमारे भारत में। तो दाल जो कि सबसे ज़्यादा ये उत्पादन भी करता है, सबसे ज़्यादा खाता भी है और फिर विदेश से मंगवाता भी है। तो दाल इसका जो कि सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है। तो नगद फसल के बारे में आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो ज्वार है ये नगद फसल नहीं है, ये एक व्यापारिक फसल है। जो हमारा जूट है, गन्ना है, मूंगफली है, ये नगद फसल की श्रेणी में आता है, जबकि ज्वार नगद फसल नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। तो पारिस्थितिकी हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया। तो ये तीनों का हम आधार बना के इसका यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो जोहान्सबर्ग में जो सतत विकास का सम्मेलन हुआ था ये आपको देखने को मिलेगा 2002 में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है सतत विकास क्या है। सतत विकास का मतलब क्या होता है पता है। आर्थिक विकास होता है, पर्यावरण का विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। तो ये उपयुक्त में से सभी इसका जो कि सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया। जो हमारा सतत विकास शब्द है ये 1987 में अस्तित्व में आया। उससे पहले सतत विकास कोई जानता नहीं था। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई। हमारे भारत में एक आर्थिक सुधार हुआ जिसका श्रेय जाता है मनमोहन सिंह को। तो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1994 में स्टार्ट हुआ। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास 1994, अरे यार कहाँ तुम्हारा दिमाग है यार। 1991 कब 1991, ऑप्शन 20 का सही रहेगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से अच्छा से मिलाना है सही से, और कौन सा सही आपको बताना है। तो एक बार आप मिला के इसको देख लीजिएगा, मैं आपको सही आंसर इसका बता देता हूँ। ओके, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। एक सेकंड, ऑप्शन ए रहेगा। एक बार मिला के देख लीजिएगा, स्टॉप कर दिया हूँ, देख लीजिए ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारे पास ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं या वेव नंबर कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वेव नंबर यानी वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? वेवलेंथ कहते हैं। वेव नंबर ने वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला है निम्न में से प्रतिध्वनि यानी जो एको होता है, एको मतलब जब गूंजता है आवाज़, उसका कारण क्या होता है। तो ध्वनि का अपवर्तन होता है। ध्वनि का अपवर्तन होता है। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी अपवर्तन आना, अरे परावर्तन, रिफ्लेक्शन मारता है ना बहुत दिनों से। ऑप्शन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मैंने टकरा कर फिर वापस आना, रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष एक है दूरी की इकाई। किसकी? दूरी की इकाई। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। तो हमारा जो प्रकाश है वो निर्वात में गमन कर सकता है, ऊष्मा कर सकता है, लेकिन जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। अगला और लास्ट प्रश्न है बाह्य रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है। ओके, 100 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी रहेगा, मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो 100 प्रश्न हो गया है दोस्तों।
हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्त जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं, एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए एक भी रुपया नहीं लगता है, बस आपका थोड़ा सा समय लगेगा, 0.001 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा जो चैनल है ये मोनेटाइज हो सके। और आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का ग्रुप है जहां आप लोग दोस्त मिलकर कुछ शेयर करते हैं, तो आप ज़रूर उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर जो है वो जल्द ही 1000 कंप्लीट हो सके। ओके दोस्तों, तो हम नेक्स्ट जो कि प्रीवियस ईयर बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। और आप किस वर्ष का प्रीवियस ईयर चाहते हैं एक बार ज़रूर हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए मिलते हैं एक अनदर वीडियो में।